You all are welcome on my YouTube channel, my online classroom. And today in this video, I am going to give you the flow chart of class 10th Geography Chapter 6 Manufacturing Industries. तो देख लेते हैं फ्लो चार्ट में मैंने सारी आपकी इंपॉर्टेंट हेडिंग्स मेंशन करी हैं। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, बिकॉज आपको यहाँ पे इस चैनल पे आपके सब्जेक्ट सोशल साइंस से रिलेटेड काफी ज्यादा स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। आपके इस तरह के फ्लो चार्ट जो हर चैप्टर के हैं वो मिल जाएंगे आपको, आपके नोट्स मिल जाएंगे आपको, आपके जो डिफरेंट मैप्स होते हैं वो मिल जाएंगे, साथ ही आपका जो सिलेबस है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी और आपके जो एक्सप्लेनेशंस के जो वीडियोस हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या इंपॉर्टेंट हेडिंग से। तो सबसे पहले देखिए इंट्रोडक्शन की, बेसिकली आप इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हो, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो ऑफकोर्स यहाँ पे आप पूरी की पूरी देश में जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है उसके बारे में पढ़ोगे। साथ ही मीनिंग क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग का वो जान लेते हैं। देखिए एक प्रोसेस होता है जिसमें कन्वर्ट करते हैं रॉ मटेरियल्स को, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द मशीन्स, और किसमें कन्वर्ट करते हैं, उनको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद जो डिमांड होती है कस्टमर को उसको फुलफिल करते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। अच्छा, क्या इंपॉर्टेंस क्या है मैन्युफैक्चरिंग की? तो सबसे पहली बात, रिड्यूसेस डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, अगर देखा जाए तो सबसे पहले इंडिया में देखा जाए तो प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा लोग वर्क करते हैं और सेकेंडरी सेक्टर में आपका मैन्युफैक्चरिंग आता है। तो इसके जैसे काफी ज्यादा लोगों को अब जॉब मिल गई है सेकेंडरी सेक्टर में, जिससे काफी जैसे रिड्यूस हुआ है काफी बर्डन ऑन एग्रीकल्चर। अच्छा, इरेडिकेशन हुआ अनएम्प्लॉयमेंट का एंड पॉवर्टी का, क्योंकि जब जॉब मिल गई तो बिल्कुल अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी जो है वो थोड़ा सा कम हो गया है। रिड्यूस रीजनल डिस्पैरिटीज, ठीक है, इसके साथ ही जो रीजनल डिस्पैरिटीज हैं वो भी थोड़ी सी रिड्यूस हो गई हैं, डेवलपमेंट्स होने लगे हैं। एक्सपेंड ट्रेड एंड कॉमर्स, और जगह जगह ट्रेड और कॉमर्स जो है वो भी एक्सपेंड होने लगे हैं। इंक्रीजेस प्रॉस्पेरिटी, और जिसकी वजह से इंक्रीज हुई है प्रॉस्पेरिटी। नेक्स्ट हेडिंग है कि फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। जब भी आप किसी इंडस्ट्रीज को सेटअप करने जा रहे हो तो उसके लिए क्या किस तरह की लोकेशन आपको चाहिए। तो देखिए सबसे पहले फिजिकल और फिर ह्यूमन, ठीक है, किस तरह की रिक्वायरमेंट्स होती है। तो फिजिकल फैक्टर में आपके रॉ मटेरियल, वाटर, क्लाइमेट ये सब आएंगे, और ह्यूमन फैक्टर में आपका ऑफकोर्स लेबर आएगा, कैपिटल आएगा और ट्रांसपोर्ट आएगा। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, क्लासिफिकेशन किया जाए इंडस्ट्रीज का, तो सबसे पहले आपका बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल, कि रॉ मटेरियल के आधार पे कितनी तरह की इंडस्ट्रीज होती है, हैवी, लाइट, इस टाइप से। हाँ, फिर बेस्ड ऑन लेबर, लेबर के बेसिस पे किस तरह की इंडस्ट्रीज होती है आपकी। बेस्ड ऑन ओनरशिप किस तरह की आपकी इंडस्ट्रीज होती है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन लेबर देखा जाए तो आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट के आधार पर देखा जाए तो लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल होता है। बेस्ड ऑन ओनरशिप पे देखा जाए तो आपका प्राइवेट होता है, पब्लिक होता है, ज्वाइंट होता है, और साथ ही आपकी कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज भी होती हैं। इसके बाद देखिए बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, तो आपका ये होता है एग्रो बेस्ड एज वेल एज मिनरल बेस्ड। इसके बाद होता है बेस्ड ऑन रोल, की किस तरह का रोल वो प्ले कर रही है इंडस्ट्रीज। तो उसमें होता है आपका बेसिक इंडस्ट्रीज और आती है आपकी कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है वो है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, फिर आपकी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, और साथ में देखिए एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में आपका कॉटन इंडस्ट्रीज आते हैं पहले। तो कॉटन इंडस्ट्रीज में सबसे पहले आप फीचर्स देखोगे, फिर एरियाज, फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू ग्रोथ, फिर प्रॉब्लम्स क्या है इसकी, और साथ ही एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है कॉटन इंडस्ट्री का, उसके बारे में आप सारा जो मेन चीजें हैं वो आप पढ़ोगे, किसके क्या फीचर्स हैं, किस तरह के एरियाज में ये होती है, क्या फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं इसकी ग्रोथ को, क्या प्रॉब्लम्स है जो कॉटन इंडस्ट्री फेस करती है, और साथ ही इंडिया कितना एक्सपोर्ट करता है और कितना इंपोर्ट करता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें आप पढ़ोगे। इसके बाद देखिए जूट इंडस्ट्री के बारे में देखा जाए तो जूट इंडस्ट्री में भी सेम वही है कि किस तरह के फीचर्स हैं, कि इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रॉ जूट का, और सेकंड जो है इन द प्रोडक्शन ऑफ जूट गुड्स इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट, ठीक है। इसके बाद देखिए एरियाज देखा जाए तो आपका वेस्ट बंगाल है, आंध्र प्रदेश, बिहार है। साथ ही फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग ग्रोथ में देखा जाए तो कौन कौन से फैक्टर्स है जो कंट्रीब्यूट करते हैं इसकी ग्रोथ में, वो है वाटर फॉर प्रोसेसिंग, चीप लेबर है, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस फैसिलिटीज जरूरी है, सी पोर्ट फैसिलिटीज रिक्वायरमेंट है। प्रॉब्लम से देखा जाए तो लेस इन डिमांड, की आज इसकी डिमांड इतनी ज्यादा रही नहीं है, काफी हाई प्रोडक्शन कॉस्ट इसमें लग जाती है, इससे कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ता है इंटरनेशनल मार्केट से, क्योंकि सामने मार्केट में सिंथेटिक फाइबर्स भी आ गए हैं, तो जूट को इतना लेना पसंद नहीं करता आजकल। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में देखें तो एक्सपोर्ट होता है यूएसए को, कनाडा और रशिया को, ठीक है। इसके बाद देखिए शुगर इंडस्ट्री, तो शुगर इंडस्ट्री को भी आप इसी तरह से प्रिपेयर करेंगे। आप सबसे पहले फीचर्स देखेंगे उसको, फिर एरियाज, सेक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग ग्रोथ, फिर प्रॉब्लम्स और एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ठीक है। इन सब कैटेगरीज में आप डिवाइड करेंगे शुगर इंडस्ट्रीज को भी। फीचर्स में देखा जाए तो ये हैवी होती है, वेट लूजिंग, पेरिशेबल होती है। साथ ही एरियाज देखा जाए तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, इन सारे एरियाज में काफी ज्यादा शुगर इंडस्ट्री इन्वॉल्व, अच्छे काम भी कर रही है, यहाँ पे ज्यादा सेटअप है। साथ ही फैक्टर्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं इसकी ग्रोथ को, वो ये है कि नियरनेस टू मिल्स, जो मिल्स हैं वो नियर होती हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ मिल जाती है, गुड रोड्स होती हैं, सक्सेसफुल कोऑपरेटिव्स होते हैं,
प्रॉब्लम्स जो अगर देखा जाए तो यहाँ पे डिले होता है ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है, सीजनल नेचर होता है, तो इस तरह से आप इसको पूरा कंप्लीट करेंगे इन 10 हेडिंग्स में। फिर देखिए नेक्स्ट है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, तो इसमें आपका आता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आप पढ़ोगे, फिर एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग आएगा, फिर केमिकल इंडस्ट्रीज आएगा। तो आपको अच्छे से इसमें भी वही है कि मिनरल बेस्ड किस तरह से आप करोगे, फीचर्स, एरिया, सेक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू ग्रोथ, और साथ ही प्रॉब्लम्स। इसके बाद देखिए एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग जो है आयरन स्टील इंडस्ट्री वो इसी टाइप से होगा, फिर एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग जो है वो भी इसी वे में आपको करना है, फीचर्स, एरिया, सेक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू ग्रोथ में। केमिकल इंडस्ट्रीज भी फास्ट और ग्रोइंग और डाइवर्सिफाइंग इंडस्ट्री है, लार्ज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, साथ ही ओन लार्जेस्ट कंज्यूमर, यहाँ पे बहुत ज्यादा कंज्यूमर खुद ही है ये इंडिया में, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज हैं, साथ ही देखिए वाइडली स्प्रेड है और काफी ज्यादा यूजेस होते हैं इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, एग्रीकल्चर और साथ ही डोमेस्टिक यूजेस में भी। इसके बाद देखिए फर्टिलाइजर इंडस्ट्री देखा जाए तो यहाँ इंडिया जो है 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, 57 यूनिट जो है वो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर की सेटअप हो चुकी हैं, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट डिफरेंट केमिकल्स से रिलेटेड, फर्टिलाइजर से रिलेटेड सेटअप है, और इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसिंग सेंटर्स देखें तो गुजरात है, तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, केरला है, ठीक है। तो ये सारे आपको प्रिपेयर करने हैं। इसके बाद देखिए सीमेंट इंडस्ट्री में देखा जाए तो सीमेंट इंडस्ट्री बहुत ही यूजफुल है और किस लिए एसेंशियल है, फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के लिए। आप कोई भी चीज कंस्ट्रक्ट करने जाओ, कोई भी बिल्डिंग, तो आपको सीमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। क्या क्या रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है, तो लाइमस्टोन, सिलिका, एल्यूमिनियम, जिप्सम, कोल, ये सारी चीजें रिक्वायरमेंट होती है। और इंक्रीज हो रहा है प्रोडक्शन डे बाई डे, इसका काफी ज्यादा प्लांट्स भी सेटअप किए गए हैं इंडिया में, मिनी प्लांट्स भी सेटअप किए गए हैं, लार्ज प्लांट्स भी सेटअप किए गए हैं। सीमेंट का एक्सपोर्ट किया जाता है ये ईस्ट एशिया, मिडल ईस्ट और साउथ एशिया में, ठीक है। तो ये सारी आपको चीजें आ रखी हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में देखिए ट्रक, बसेस, कार, ठीक है, इस तरह के बहुत सारे व्हीकल्स बनाए जाते हैं, 3 व्हीलर्स और मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स बनाए जाते हैं। 59 डिफरेंट 14 यूनिट जो है इंडिया में सेटअप की गई हैं। इंडस्ट्री जो लोकेटेड है की गई है इंडिया में ऑटोमोबाइल की, वो है दिल्ली में, गुरुग्राम में, मुंबई में, पुणे में, चेन्नई में, कोलकाता में। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी इसमें काफी लगाया जाता है, जिसके से इसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। इसके बाद आपका आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। तो यहाँ पे बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि बेंगलुरु जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। काफी ज्यादा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क जो है इंडिया में सेटअप किए गए हैं। इंडस्ट्री इंक्लूड्स है यहाँ पे टेलीविजन, रेडियो, कंप्यूटर्स, टेलीविजन, साथ ही देखिए 30% अगर देखा जाए तो वर्कफोर्स जो है वो वुमेन है। बीपीओ सेक्टर भी इसमें काम कर रहा है। तो काफी ज्यादा आईटी इंडस्ट्रीज में भी काफी ज्यादा यहाँ पे सक्सेस मिली है। इसके बाद देखिए इंडस्ट्रियल पोल्यूशन और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन वाला टॉपिक, क्योंकि जहाँ पे इंडस्ट्रीज आएंगी वहां पे पोल्यूशन भी आएगा, ठीक है। तो किस तरह के पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, थर्मल पोल्यूशन है और नॉइज पोल्यूशन है, जिनके बारे में आपने पहले भी बहुत कुछ पढ़ लिया। अगर एग्जाम में आता है तो अगर आप प्रीवियस नॉलेज के हिसाब से भी यहाँ पे लिख दोगे तो आपका आंसर करेक्ट ही होगा। बट आप देखिए जो कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन किस तरह से कंट्रोल किया जाए, उसके लिए आप बिल्कुल आपको थोड़ा एनसीईआरटी के पॉइंट्स ही पहले लिखने हैं। सबसे पहले मिनिमाइज करा जाए वाटर यूज, रीयूज एंड साइक्लिंग किया जाए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाए, वाटर ट्रीट किया जाए, ट्रीटमेंट होने चाहिए, उसका यूज ऑफ इफेक्टिव टेक्निक्स को भी यूज किया जाना चाहिए यहाँ पे। तो इस तरह की चीजें करके काफी ज्यादा आप कंट्रोल कर सकते हो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को। इसके बाद देखिए ट्रीटमेंट, जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स है, जो पानी में बहाने से पहले आप किस तरह से वाटर को ट्रीट करना चाहिए, जो भी वेस्ट है उसको देखो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, 3 तरह के मेथड्स हैं। प्राइमरी में आपके देखिए मैकेनिकल मीन्स जैसे कि स्क्रीनिंग, ग्राइंडिंग, पॉलिकुलेशन, सेडिमेशन आते हैं। सेकेंडरी में आपका जो है बायोलॉजिकल प्रोसेस आता है, यानी प्लांटिंग ट्रीज, इंक्रीजिंग ग्रास कवर और साथ ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग। टर्शरी में आपके बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेसेस आते हैं और रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर, ये सारी चीजें जो है ये आपकी यहाँ पे आती हैं। तो आई होप आपको चैप्टर की मेन हेडिंग समझ में आ गई होंगी कि कौन कौन सी मेन हेडिंग से क्या इसके आपको क्या क्या पढ़ना है। चैप्टर आपका ज्योग्राफी का है, तो बिल्कुल यहाँ से आपका मैप वर्क का क्वेश्चन भी बनता है। तो देख लेते हैं क्या है मैप वर्क का क्वेश्चन। तो इसमें आपके लोकेट और लेबल जो भी चीजें आएंगी वो इंडिया पॉलिटिकल मैप में आपसे पूछा जाएगा। और यहाँ पे सबसे पहले जो है वो है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। तो ये देखिए ये कुछ है, जैसे मुंबई आपसे पूछा जा सकता है जो कि महाराष्ट्र में है, इंदौर मध्य प्रदेश में, सूरत कॉटन टेक्सटाइल जो है वो गुजरात में है, कानपुर कॉटन टेक्सटाइल वो है उत्तर प्रदेश में, और कोयम्बटूर है जो है आपका तमिलनाडु में, ठीक है। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। साथ ही देखिए आपके कुछ आयरन स्टील प्लांट जो है वो भी आपसे पूछे जाएंगे पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया में। तो वो है दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में, बोकारो जो आयरन स्टील प्लांट है वो है झारखंड में, जमशेदपुर जो है वो भी झारखंड में है, भिलाई जो आयरन एंड स्टील प्लांट है वो छत्तीसगढ़ में है, विजयनगर जो है वो कर्नाटका में है, और जो सैलम है वो तमिलनाडु में है। इसके बाद देखिए लास्ट जो एक और है आपका मैप जो आपसे पूछा जाएगा वो है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क का। इंडिया में कौन कौन से मेन है, तो ये आपके लिए कुछ मेन है जो इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतना भी प्रिपेयर कर लेते हो तो इसमें से आपके काफी सारे एग्जाम में आ भी जाएंगे और ये आपके लिए इनफ हो गई। देखिए नोएडा जो है उत्तर प्रदेश में, गांधीनगर गुजरात में, मुंबई महाराष्ट्र, हैदराबाद तेलंगाना में,
बेंगलुरु कर्नाटका, और चेन्नई जो है आपका तमिलनाडु में, और तिरुवनंतपुरम आपका केरला में। ठीक है, तो ये सारे आपके सॉफ्टवेयर, ये सारी जगहें हैं जहाँ पे आपके सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क्स लोकेटेड है। अगर पूछा जाता है तो आप यहाँ पे इन स्टेट्स में इनको लोकेट कर दीजिएगा। तो आई होप ये काफी जो फ्लो चार्ट है आपके लिए काफी यूजफुल रहा होगा, काफी हेल्पफुल रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए, और आपको सारी हेडिंग्स जो है वो क्लियर भी हो गई होंगी कि आपको क्या हेडिंग्स में पढ़ना है। सो थैंक यू एवरीवन, एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।